नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शिक्षाविद सौरभ यूट्यूब चैनल पे। और मैं सौरभ आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये आज बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। और बताइए आप लोग कैसे होंगे। लॉकडाउन में पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, एकदम मस्त आराम से पढ़ते रहिए। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं, हिंदी के कराए हैं, भूगोल के कराए हैं और सीटेट का भी हमने शुरू कर दिया है। तो अब धीमे धीमे आपको हर चीज़ टाइम से मिलने लगेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा, आज हम बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में ठीक है, आज हिंदी की बात करेंगे और हिंदी वाले चैप्टर में हमने आपको व्यंजन शुरू किया था। आज उसी व्यंजन में हम व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे और देखेंगे कि जो व्यंजन है उसको और क्या क्या किस तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बहुत बेहतरीन बनता है। और बात सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस वाले चैप्टर में जो आज हम शुरू करेंगे ये सबको बहुत कठिन लगता है। तो पढ़िएगा, अगर कठिन लगे तो बताइएगा कि कठिन लग रहा था। और इतना तो तय है कि आपको क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है व्यंजन का वर्गीकरण। देखिएगा, आज का जो टॉपिक है वो है व्यंजन का वर्गीकरण। अब हम इसके पहले भी व्यंजनों का वर्गीकरण किए थे, आज भी व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। लेकिन अंतर इस बात का है कि आज जो हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे वो घोषत्व के आधार पर करेंगे, घोष के आधार पर करेंगे, कंपन के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो कैसे इसका वर्गीकरण करेंगे, किसके किसके आधार पे, तो देखेंगे। सबसे पहले आज हम जो वर्गीकरण करने जा रहे हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, वो करेंगे घोषत्व के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण। आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो आज हम घोषत्व के आधार पे वर्गीकरण करेंगे। देखिएगा, अगर हम घोषत्व के आधार पे वर्गीकरण करेंगे, इसे और कई तरीके से जान सकते हैं। या अगर घोषत्व के आधार पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो घोषत्व के आधार पे या इसी और भी कई नामों से जाना जाता है, वर्गीकरण हम कर सकते हैं। जैसे इसे कहते हैं स्वरतंत्री के आधार पे, स्वरतंत्री के आधार पर। ठीक है, आगे अगर बात करेंगे स्वरतंत्री के आगे, देखिएगा वही चीज है, चाहे वो स्वरतंत्री की बात करें, चाहे घोषत्व के आधार पे बात करें या कंपन के आधार पे बात करें। कंपन के आधार पर या ये तीनों हैं। अगर वो स्वरतंत्री से पूछे तो मतलब वही है, अगर वो कंपन के आधार पे पूछे तब भी वही, अगर घोषत्व के आधार पे पूछे या अगर वो पूछे नाद के आधार पे वर्गीकरण, नाद के आधार पर वर्गीकरण। इन तीनों प्रकार का मतलब एक ही होता है कि हमें वर्गीकरण व्यंजन का करेंगे और इसके आधार पे व्यंजनों को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? इसके आधार पे व्यंजनों को दो भागों में बांटा जाता है। अब वो कौन कौन से दो भाग हैं, उन दोनों भागों से क्वेश्चन बनते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। देखेंगे वो कौन कौन से दो भाग हैं। जो पहला होता है वो होता है अघोष, आप नाम सुने होंगे अघोष। और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं सघोष। या ये जो सघोष है, इसी सघोष को एक नाम देते हैं या इसे कहते हैं घोष। ठीक है, इन दोनों के आधार पे हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे और उसके आधार पे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और इसमें होगा कि आप इसके बारे में पढ़े होंगे, लेकिन इतना है कि इसके पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके बाद आप भूलेंगे नहीं, ये बात तो तय है। अब कैसे नहीं भूलेंगे वो तो हम पे निर्भर करता है कि हम आपको कैसे उस चीज़ को बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, घोषत्व के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे, हमने बताया था। और किस नाम से इसे जान सकते हैं। अब घोषत्व के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे तो वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष।
ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अघोष से। अघोष में क्या होता है, कभी कभी इसकी परिभाषा देके पूछ लेता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस नियमित रहिए और वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताया करिए। आप लोग नहीं लिखते हो, लिखना चाहिए, आप लोग लिखोगे उसी के आधार पे अगली वाली क्लासेस चलेंगी। और ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ये कहने की बात है, करना आपका आपके ऊपर है। देखिएगा हम बात करेंगे अघोष के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और एक शिकायत आती है सबकी कि ये याद नहीं होता है। पढ़ने के बाद बताइएगा याद कैसे नहीं होता है। यार आपको अगर मूवी याद हो जाती है पूरी सीरीज, तो ये कैसे नहीं याद होगा, ये आज हम देखेंगे, ठीक है। देखिएगा अघोष की बात करेंगे तो इसकी जो परिभाषा होती है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग हो, मतलब जो हमारी सांस है सिर्फ उसका प्रयोग हो, तो उसे हम कहते हैं अघोष व्यंजन। उसे हम कहते हैं अघोष व्यंजन, ठीक है। तो कभी कभी ये परिभाषा देके भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किन व्यंजनों के उच्चारण में सिर्फ श्वास का प्रयोग किया जाता है, तो वो होते हैं अघोष, ठीक है। तो अघोष अगर परिभाषा आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं अघोष व्यंजन। अब अगर इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, अगर इसे तोड़ दीजिए, ये हो गया अ, ये हो गया घोष, ठीक। अगर इसे आप तोड़ेंगे, अ का मतलब होता है न या नहीं, ठीक, और घोष का मतलब ये होता है कंपन। मतलब अगर किसी व्यंजन का उच्चारण करते समय कंपन ना हो उत्पन्न हो, ठीक है। अगर किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं और कंपन नहीं होता है, मतलब जो हमारी सांस हो आराम से बाहर निकल आती है, ऐसे व्यंजनों को कहेंगे अघोष व्यंजन। क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे आखिर कौन कौन से वो व्यंजन हैं जिनको हम अघोष की श्रेणी में रखते हैं। देखिएगा अगर पूछे कि कौन कौन से व्यंजन हैं जिनको हम अघोष की श्रेणी में रखते हैं, तो देखिएगा वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होगा उसे हम कहेंगे अघोष। पहला और दूसरा, पहला का मतलब आप इसे एक से डिनोट कर दे, एक से चिन्हित कर दीजिए और इसे कर दीजिए दो से। क्लियर हुआ, ठीक है। आगे और कौन कौन से होते हैं, तथा अघोष व्यंजन में वर्ग का किसी भी जो 5 वर्ग है उनमें का पहला और दूसरा, उसके साथ देखेंगे स और स, मतलब जो उस व्यंजन के 3 होते हैं, ये पूरा मिला के अगर बात करें, ये इन्हें हम कहते हैं अघोष व्यंजन। अब बात आती है कि सर याद नहीं होगा, कि याद कैसे होगा, तो ये 12 याद है आपको, 12 और 3 ये, तो याद नहीं हुआ, बस समझने की बात है। अगर आप समझ लेंगे तो कभी आप गलती नहीं करेंगे। तो अगर श और श, उसके साथ साथ व्यंजन का पहला और दूसरा। अब मैं बता दूं पहले के अंतर्गत और दूसरे के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। देखिएगा पहले के अगर हम बात करें, देखिए वर्ग का लिखा गया है, तो जैसे अगर हम बात करें क वर्ग, तो क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है। देखिएगा क वर्ग का क पहला और दूसरा होता है ख, मतलब ये और ये दोनों क्या होंगे, अघोष होंगे। अगर हम बात करें च वर्ग की, तो च वर्ग में च और दूसरा छ, च और छ ये क्या होंगे, अघोष होंगे। अगर हम ट वर्ग की बात करेंगे, तो ट वर्ग में ट और दूसरा ठ क्या होगा, अघोष होगा। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अगर हम त वर्ग की बात करेंगे, त वर्ग में देखिएगा त और दूसरा थ, त दूसरा थ, बात समझ आई। अगर यही इसके आगे अगर हम लिख दें त वर्ग और हो गया प वर्ग, देखिएगा प वर्ग में पहला प दूसरा फ, तो देखेंगे स श स, उसके साथ
वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है उसे हम कहते हैं अघोष व्यंजन। मतलब इनके उच्चारण में सिर्फ केवल श्वास का प्रयोग होता है। तो ये बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बढ़ेंगे, ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे दूसरे वाले व्यंजन की। दूसरा व्यंजन कौन सा है, हमने बांटा था उससे हमने सघोष की बात करी थी। सघोष के बारे में देख लेते हैं, सघोष कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला व्यंजन है सघोष। इसे हम सघोष भी कहते हैं या इसे हम एक नाम देते हैं घोष। चाहे सघोष की बात करें या घोष की बात करें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अगर अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर, जो हमारी स्वर तंत्रियां होती हैं उनमें कंपन हो, सम्मिलित हो जाए तो उन्हें सघोष, घोष या नाद ध्वनि कहते हैं। जैसे अगर हम इसको थोड़ा सा बांटे, जैसे हमने अघोष को अ प्लस घोष के बांटा था, वैसे अगर हम इसे बांट दें तो स प्लस घोष, स प्लस घोष। अब स की बात क्या होती है, स का मतलब होता है साथ या युक्त, और घोष का मतलब क्या होता है ये आपको पता ही है, घोष का मतलब होता है कंपन। मतलब अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा ये आएगी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो उन्हें हम क्या नाम देंगे, सघोष या घोष, या इसी को एक नाम और देते हैं जिसे हम कहते हैं नाद ध्वनि। ठीक है, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न हो उन्हें हम कहते हैं सघोष या घोष या फिर नाद। अब ये कौन कौन से होते हैं, जो बचे थे वो सारे किस में आ जाएंगे, सघोष में आ जाएंगे। अब बचे कौन कौन से थे इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, लिखते जाइएगा, जल्दी नहीं है ना, कोई मतलब जल्दी तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, आराम से, जल्दी किस बात की है, कहते हैं ना कि जल्दी काम शैतान को होता है, फिर भी हम तो इंसान हैं, तो आराम आराम से। ठीक है, जल्दी नहीं है। तो ये हो गया सघोष, घोष, नाद। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो सबसे पहले ये जानिएगा कि वर्ग का कौन कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होगा, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होगा वो किस में आएगा, सघोष में। तीसरा का मतलब 3, चौथा का मतलब 4 और पांचवे का मतलब 5, मतलब 3, 4 और 5। याद कैसे नहीं होगा, होगा ना याद, 3, 4, 5 इतना याद है। ठीक है, 3, 4, 5 जो होगा वो किस में आएगा, सघोष में। इसके साथ और क्या क्या आता है ये भी जान लीजिएगा। इसके साथ हम अगर बात करेंगे और जो क्या क्या आता है, और भी तो बच रहे हैं, तो देखिएगा य, र, ल और उसके बाद व और एक आता है ह। देखिएगा अब क्वेश्चन क्या बनाएगा वो मैं बात बताता हूँ। इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या अंतस्थ व्यंजन को सघोष में रखते हैं या घोष में रखते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि य, र, ल, व देकर पूछे, वो ऐसे भी पूछ सकता है कि अंतस्थ व्यंजन को सघोष कहते हैं या घोष कहते हैं। तो आपका जवाब होगा इसे हम किस में रखते हैं, सघोष में। य, र, ल और व, क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है, ह। ये ह तो होता उष्ण वाले मात्रा स, स, ह, लेकिन जो श था, चाहे दंत सा हो, चाहे मूर्धन्य सा हो, चाहे तालव्य सा हो, वो आते थे अघोष में, लेकिन उस हा बच जाता था वहां से। अब यहाँ वो यूज हो जाता है। तो वर्ग का आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कि वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग और य, र, ल, व और साथ में ह
को हम सघोष ध्वनि के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर अभी इसमें और क्या कुछ है ऐसा कुछ, तो और क्या होता है देखिएगा, और क्या होता है, क्योंकि अगर आप अघोष को निकालिए जो बचेगा वो सघोष होगा। अभी बचा क्या क्या है देखिएगा, जो अभी तो सभी स्वर बचे हुए थे, सभी स्वर वर्ण, ठीक, तीसरा चौथा पांचवा य र ल व ह और सभी स्वर। अब उसके साथ भी कुछ क्या अभी बचा हुआ है, या जो हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं, द्विगुण ध्वनि या द्विगुण जो व्यंजन होते हैं वो आते हैं सघोष में। इतना क्लियर हुआ? अब देखेंगे तीसरा चौथा पांचवा कौन सा है, य र ल व आपको दिख ही रहा है, सभी स्वर और द्विगुण व्यंजन। अब मैं सबके बारे में बताता हूं कौन कौन सा। देखिएगा, अगर हम क वर्ग की बात करें, अगर हम क वर्ग की बात करेंगे तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन सा होगा, ग, घ और एक लास्ट में आएगा ङ। ये हो गया। अगर हम च वर्ग की बात करें, च वर्ग की बात करें तो च वर्ग में क्या क्या आएगा देखिएगा, ज, झ और य। ठीक है। अगर इसके आगे हम ट वर्ग लिखें, ट वर्ग में कौन कौन सा आएगा देखिएगा, ट वर्ग में देखिए ड, ढ और ड़। अगर हम त वर्ग की बात करें, देखिए ये एग्जाम्पल है और इनसे क्वेश्चन बना हुआ है, अगर थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे तो एको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये तो तय है। बस बात है कि ध्यान देने की। और एक काम आप लोग करते हो, जैसे वीडियो बीच में छोड़ देते हो, पता नहीं इंटरेस्ट नहीं आता, ऐसा क्या है, तो इंटरेस्ट पैदा किया जाता है, ठीक है, शक्ल देख के नहीं आता, पैदा किया जाता है, ठीक है, वही चीज़ है। अगर ठीक है, देखिएगा अगला है त वर्ग। अब त वर्ग में क्या क्या आता है देखेंगे, द, ध और न। और देखेंगे प वर्ग, प वर्ग में देखिए क्या क्या आता है, ब, भ और म। तो इतने होते हैं। ये देखिएगा वर्ग का तीसरा अक्षर है, ये चौथा अक्षर है, ये पांचवा अक्षर है। तो ये एक चीज क्लियर हुई कौन कौन से। अब इनमें से वो कुछ भी दे सकता है, इनमें से कुछ भी दे सकता है। एक क्वेश्चन बनता है बेहतरीन तरीके से आपको पूरे तरीके से कंफ्यूज करने के लिए। अब क्या बनता है, वो ये पूछेगा कि अनुनासिक व्यंजन को, जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं उन्हें हम सघोष में रखते हैं या घोष में। तो देखिएगा जितने भी अनुनासिक हैं कि वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक कहलाता है या नासिक कहलाता है, तो ये जो आते हैं किसमें आते हैं, सघोष में। कभी कभी ऐसे भी पूछेगा, इनका नाम नहीं देगा, मतलब वो ङ, इ, ड़ और न, म नहीं देगा, वो सिर्फ ये पूछेगा अनुनासिक किस में आते हैं, घोष में आते हैं या अघोष में आते हैं। तो इस बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। तो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात आती है सभी स्वर की। सभी स्वर का मतलब हो गया कि अ से लेके अ, आ, ई, उ, उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ। अंग और अ को काउंट स्वर में होता नहीं। हाँ, एक चीज बात आती है कि ये जो द्विगुण व्यंजन है ये कौन कौन से हैं। तो देखिएगा आपको हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी सुनिएगा। ये जो ड और ढ है, इसी का जो रूप होता है, अगर इसके नीचे हम बिंदी लगा दें तो ये हो जाएगा द्विगुण व्यंजन। इनको भी रखा जाता है सघोष में। तो ये क्लियर हो गया। यहाँ से अब कोई क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, मेरे हिसाब से नहीं गलत होना चाहिए। इससे बाहर बनेगा भी नहीं। अगर यहाँ से क्वेश्चन घोष और सघोष से बनेगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। यही से क्वेश्चन बने हैं। आपको बस याद क्या रखना है, तीसरा चौथा पांचवा, उसके साथ साथ य, र, ल, व, ह, उसके साथ सभी स्वर, उसके बाद द्विगुण व्यंजन। इतनी चीज याद रखनी, ये सघोष के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलतेंगे, देखेंगे और भी क्या चीजें हैं, और तरीके से हम क्या व्यंजनों को वर्गीकरण कर सकते हैं क्या।
मज़ेदार टॉपिक है, हिंदी पढ़ने में वैसे भी मज़ा आता है, बस पढ़ने वाली बात है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे किसके आधार पे? प्राण वायु के आधार पे। ठीक है, तो अब बात करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण व्यंजनों का वर्गीकरण। अब ये जो वर्गीकरण करेंगे ये किसके आधार पे करेंगे? देखिएगा, हमने कहा कि जो वर्गीकरण करेंगे वो प्राण वायु के आधार पे करेंगे, प्राणत्व के आधार पे करेंगे। प्राणत्व लिखिए या प्राण वायु। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत बेहतरीन पूछे जाते हैं, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलत करके आएंगे। वैसे भी आदत है, हिंदी को लोग हल्का में ले लेते हैं कि अरे हिंदी है, बिंदी लगा के काम चला लेंगे, उनकी खुद पे बिंदी लग जाती है, जुरवटा सन्नाटा हो जाते हैं, बस ये सोच के कि हिंदी है तो काम चल ही जाएगा। ठीक है, तो ये था प्राणत्व के आधार पे वर्गीकरण। देखेंगे प्राणत्व के आधार पे वर्गीकरण करेंगे तो देखिए, प्राण वायु के आधार पे अगर वर्गीकरण करेंगे तो यहाँ पर भी हमें दो भेद मिलेंगे, पहला और दूसरा। पहला मिलेगा अल्प प्राण, अल्प प्राण, दूसरा मिलेगा महाप्राण, महाप्राण। ठीक है, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अब अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नाम कुछ भी अक्षर दे देगा, उसमें पूछेगा ये अल्प प्राण में आता है या महाप्राण में आता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, नाम से ही अल्प प्राण लिखा हुआ है। अल्प प्राण का मतलब जिनमें प्राण कम हो, हवा कम हो, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अल्प प्राण वायु, अल्प प्राण वायु का स्राव हो, मतलब जो हमारी प्राण वो अल्प मात्रा में बाहर निकले, तो उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। महाप्राण में जब ज़्यादा निकले तो उसे कहते हैं महाप्राण। क्लियर हो गया? ठीक है, अगर अब हम एक एक करके देखेंगे। अल्प प्राण के बारे में लिखिए, अल्प प्राण के बारे में लिखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अल्प प्राणवायु का स्राव हो, उन्हें अल्प प्राण ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देखेंगे। अल्प प्राण के अंतर्गत क्या क्या आता है जैसे में लिखिएगा, क्योंकि वो जैसे से ही क्वेश्चन पूछता है, यहाँ की परिभाषा से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो कहीं से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा, लिखिएगा जैसे में प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा, पहला लिखेंगे, पहला, तीसरा और पांचवा। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है उसे हम किसमें रखते हैं, अल्प प्राण में। ठीक है, अल्प प्राण में रखते हैं। क्या इसके अलावा भी हैं, तो इसके अलावा भी देखिएगा, य, र, ल, व, य, र, ल, व। अब इसके अलावा क्या होता है, जो हमारे द्विगुण व्यंजन होते हैं उन्हें रखा जाता है। उसके साथ साथ जो सभी स्वर वर्ण, देखिएगा क्या क्या आता है ध्यान से। पहले हमें याद करना है कि अल्प प्राण में रखा क्या जाता है। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, 135 याद करना है। ठीक है, याद हुआ? नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है, एकदम सोचना मना है। ठीक है, तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा 135। उसके साथ साथ य, र, ल, व, उसके साथ साथ द्विगुण व्यंजन और बाकी स्वर। तो देखिएगा, या इन्हें हम य, र, ल, व को क्या कह सकते हैं, अंतस्थ व्यंजन कह सकते हैं।
अंतस्थ व्यंजन। बात क्लियर हुई? अंतस्थ व्यंजन। यर अलावा ना लिख के हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन में क्या क्या आता है आपको पता है, अभी हमने बताया था कि ये ड और ढ, इसके नीचे बिंदु, ये होते हैं द्विगुण। स्वर के बारे में पता है कि अ आ इ ई उ ए आई ओ औ, ये जितने होते हैं सब किस में आते हैं? अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अगर कोई समस्या हो तो बताइएगा, ठीक है, उसका निराकरण किया जाएगा, डरिएगा नहीं। डरिएगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। उसके साथ य र ल व द्विगुण व्यंजन में ड और ढ और सभी स्वर, ये जितने आते हैं इन्हें कहा जाता है अल्प प्राण। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे महाप्राण ध्वनियों के बारे में। दूसरा है, ठीक है, दूसरे के बारे में बात करेंगे महाप्राण ध्वनि के बारे में कि महाप्राण ध्वनियों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, तो दूसरा है, हमने जो प्राणत्व के आधार पे वर्गीकरण किया था उसमें दूसरा है महाप्राण। महाप्राण, ठीक है, क्लियर। अल्प प्राण क्लियर हो गया। अब जो उसमें बचा था, अल्प प्राण वाला हिस्सा जो बचा था वो महाप्राण में आ जाएगा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और आपको बतानी ये थी कि अगर आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको, करंट अफेयर भी मिल जाएगा और ये चीज़ें वहाँ पहुँचती रहेंगी। ठीक है, तो ठीक है, महाप्राण की बात करते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु का स्राव हो, अधिक प्राणवायु निकले, उसमें अल्प प्राण में कम निकलती थी। अल्प को मतलब थोड़ा, कम ऐसे समझ लिए, महाप्राण में ज़्यादा। इसका मतलब है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय अधिक प्राणवायु निकले, उन्हें हम कह देते हैं महाप्राण। अब महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देखिएगा, उदाहरण में या जैसे, जो सही लगे आप लिख लीजिए, उदाहरण में या फिर जैसे। अब अगर उदाहरण या जैसे की बात करेंगे तो देखेंगे उसमें बचा क्या था, 1, 3, 5 उसमें हो गया था। इसका मतलब है 2 और 4, मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो कहा जाएगा महाप्राण। क्या कहा जाएगा? दूसरा और चौथा। और क्या बचा हुआ था देखेंगे, इसके साथ साथ क्या बचा था? स और ह, क्योंकि य और ल व हो गया था वहीं पे, द्विगुण वहीं पे हो गया, सभी स्वर वहीं पे। तो बचा क्या था? बचा था स, श और ह। ये 4, मतलब हम ये कह लें कि वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, उसके साथ साथ जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, उन्हें हम किस में रखते हैं? महाप्राण में रखते हैं। क्लियर हुआ? अब पहला, दूसरा और चौथा वर्ण अगर मैं लिखूं या फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और बतानी थी आपको, बतानी ये थी कि जो द्विगुण व्यंजन का एक वर्ड होता है, जिसे हम कहते हैं ड, और एक होता है ड। ये डर वाला होता है, ये ढक्कन वाला होता है। बस नीचे क्या लगा देते हैं? बिंदु लगा देते हैं। अब अगर इनमें जो ये वाला होता है, कहीं कहीं अपवादिक तौर पे मिलता है, इसे हम महाप्राण में रख देते हैं। ठीक, और जो ये होता है इसे हम अल्प प्राण में रख देते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आप नोट कर लीजिएगा कि दूसरा चौथा स स ह, उसके साथ साथ जो ढ होता है वो महाप्राण में, लेकिन जो ड होता है वो होता है अल्प प्राण में। ये बात क्लियर हुई? अभी हमने पीछे आपको बताया था कि द्विगुण व्यंजन का मतलब हमने ड और ढ को दोनों अल्प प्राण में बताया था। तो अपवादित तौर पे कहीं नोट बना के लिख लीजिएगा कहीं भी कि इसको महाप्राण में रखते हैं, इसको अल्प प्राण में रखते हैं। तो ये बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई किसी को समस्या नहीं हुई?
याद भी हो गया होगा। मैं चलते चलते आपको रिकैप करवा दूं। महाप्राण के अंतर्गत आता है जो दूसरा और चौथा वर्ण, उसके साथ साथ आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में स, स, अ और द्विगुण व्यंजन का जो ड मतलब ढ होता है वो आता है महाप्राण में। जबकि अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, उसके साथ य, र, ल, व, अवि, सभी स्वर और द्विगुण में ड, ये आता है अल्प प्राण में। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ठीक है, मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हाँ ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।